महाराष्ट्र की राजनीति में नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं का जनाजा किस कदर निकल चुका है, इसका सबसे विभत्स और चौंकाने वाला चेहरा तब सामने आया जब अजीत पवार के निधन की राख अभी ठंडी नहीं हुई और सत्ता की मलाई चाटने के लिए राजभवन के दरवाजे खोल दिए गए। उद्धव ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे खौफनाक सच का पर्दाफाश भी किया और उन्होंने बताया कि आखिर क्यों एक परिवार के मातम को दरकिनार करके सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए इतनी हड़बड़ी की गई। ये केवल एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं और हिंदू परंपराओं के साथ किया गया एक क्रूर मजाक था। जिस समय पवार परिवार सांत्वना की जरूरत महसूस कर रहा था, उस समय पर्दे के पीछे भाजपा के चाणक्य और अजीत गुट के कुछ सत्ता लोलूप नेता अपनी राजनीतिक बूटियां सेट करने में व्यस्त थे। इस जल्दबाजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण वो डर है जो शरद पवार के एक बयान ने अजीत गुट के भीतर पैदा कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। उद्धव ठाकरे के मुताबिक इस पूरी पटकथा का असली मास्टरमाइंड भाजपा नेतृत्व है, जो कि किसी भी कीमत पर शरद पवार की ताकत को खत्म करना चाहता है। दरअसल शरद पवार ने खुलासा करके अजीत गुट की नींद उड़ा दी कि पिछले 4 महीनों से दोनों गुटों के विलय की बातचीत चल रही थी और 12 फरवरी को इसकी औपचारिक घोषणा होने वाली थी। अब जैसे ही अजीत पवार का निधन हुआ, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं को ये डर सताने लगा कि अब उनके पास कोई चेहरा नहीं बचा और उनके विधायक वापस शरद पवार के खेमे में लौट जाएंगे। अगर ऐसा होता तो भाजपा का ऑपरेशन लोटस और क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने का खेल पूरी तरह फेल हो जाता। अब इसी बगावत को रोकने के लिए आनंद फानन में सुनेत्रा पवार का नाम आगे कर दिया गया, ताकि भावनात्मक कार्ड खेलकर विधायकों को एकजुट रखा जाए। ये सत्ता की वो भूख है जिसने अंतिम संस्कार की रस्मों को भी राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा बना दिया। सामना के जरिए जो खुलासे हुए वो रोंगटे खड़े कर देंगे। ये दावा किया गया कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला ये कि प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं की महत्वाकांक्षा को दबाया जा सके, जो कि खुद इस कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे थे, और दूसरा ये कि शरद पवार के विलय जाल से अपने विधायकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उद्धव ठाकरे ने सवाल ये भी उठाया कि क्या महाराष्ट्र की संस्कृति इतनी गिर गई कि पति के निधन के चौथे दिन पत्नी को लाल बत्ती की गाड़ी में बैठाकर खुशियां मनाई जाए। भाजपा, जो कि खुद को सनातनी और हिंदू परंपराओं का रक्षक मानती है, उसने किस नैतिकता के आधार पर एक शोक संतप्त घर में उप मुख्यमंत्री पद शपथ का आयोजन करवाया? ये हिंदुत्व की उन परंपराओं का अपमान है जहां सूतक के समय शुभ कार्य वर्जित माने गए, लेकिन यहां तो कुर्सी के सामने संस्कार बौने हो गए। इस पूरे सियासी ड्रामे ने सुनेत्रा पवार को केवल एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया है, ऐसा कहना है उद्धव गुट का, उद्धव ठाकरे का। उद्धव गुट का यह भी आरोप है कि भले ही सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन गई हूं, लेकिन उनकी डोर पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस के हाथों में रहेगी। ये एक ऐसी सरकार है जहां पर एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दोनों ही फडणवीस की कृपा पर टिके हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले को इस पूरे फैसले से पूरी तरह अंधेरे में रखा गया, जो कि ये भी बताता है कि पवार परिवार के भीतर एक ऐसी दरार पैदा कर दी गई जिसे अब शायद कभी भरा ना जाए। अजीत गुट के नेताओं को डर था कि अगर वे कुछ दिन और रुक जाते तो शरद पवार अपनी जादूगरी से पूरी पार्टी को वापस अपने खाले में, अपने पाले में ले लेते और अजीत पवार की विरासत को पूरी तरह उनके हाथ से खिसकता पाते। उद्धव ठाकरे ने इस जल्दबाजी को सत्ता का गिद्ध भोज करार दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अजीत पवार के जाते ही उनके तथाकथित साथियों ने वफादारी की बजाय कुर्सी को चुना। विधायकों के टूटने का खतरा इतना ज्यादा था कि अस्थि विसर्जन तक का इंतजार करना इन नेताओं के लिए जोखिम भरा हो गया। ये महाराष्ट्र की राजनीति का वो काला अध्याय है जहां एक तरफ एक बड़ा नेता दुनिया छोड़ गया और दूसरी तरफ उनके नाम पर मिलने वाली सहानुभूति को वोट बैंक और सत्ता की मजबूती में बदलने का घिनौना खेल शुरू हो गया। सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री बनाना कोई महिला सशक्तिकरण का कदम नहीं था। 48 साल बाद किसी महिला को कुर्सी देने वाला मूड नहीं था, बल्कि शरद पवार के बढ़ते कदमों को रोकने की एक हताश कोशिश है। अब सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र की जनता इस शोक में उत्सव मनाने वाली राजनीति को स्वीकार कर लेगी,
या फिर आने वाले चुनाव में इस अमानवीय जल्दबाजी का जवाब मिलेगा? अब बात आज संसद के कोहराम पर। संसद के बजट सत्र में सोमवार को लोकसभा में वो सब हुआ जिसका होना उम्मीदों में भरा था और जिसका होना सब सोच भी रहे थे कि एक बार फिर संसद हंगामे की भीड़ चढ़ेगा। वक्त था 11 बजे का और हंगामा शुरू हुआ जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.ए. नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंशों का हवाला देना शुरू ही किया था। राहुल गांधी की इस किताब के जरिए 2020 के गलवान संघर्ष और भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी। अब इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने तीखी टिप्पणी करते हुए तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि जो किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई उसे सदन में आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने राहुल गांधी से इसके सत्यापन और सबूतों पर सवाल भी किए। क्या कुछ रहा माहौल उस वक्त सदन का, जरा वीडियो आप खुद देखिए। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ सदन के अंदर? इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। आपको बता दें कि ये विवादित किताब जनरल नरवणे के कार्यकाल के दौरान चीन के साथ हुए सैन्य गतिरोध और रणनीतिक फैसलों पर आधारित है। सेना नियम 1954 और संशोधित पेंशन नियमों के अनुसार किसी भी सैन्य अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद भी संवेदनशील या गोपनीय सैन्य जानकारी सार्वजनिक करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य है। जनरल नरवणे की यह किताब फिलहाल भारतीय सेना की समीक्षा के दायरे में है और इसे अब तक आधिकारिक प्रकाशन की अनुमति नहीं मिली और इसी बात का जिक्र बार बार सभापति ओम बिरला कर रहे थे कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई उसका जिक्र संसद में नहीं होगा, सदन में नहीं होगा और अगर प्रकाशित हो भी गई है तो उसके बाद भी किसी किताब, किसी कटिंग, किसी न्यूज़पेपर पर संसद में, सदन में चर्चा नहीं होगी। सत्ता पक्ष का तर्क था कि बिना आधिकारिक अनुमति और प्रमाणिकता के ऐसे संवेदनशील जानकारी सदन में रखना नियमों का उल्लंघन है और इसी तीखी बहस और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई, बाधित हुई और आखिरकार इस कार्यवाही को 3 फरवरी यानी कि मंगलवार के लिए परमानेंट स्थगित किया गया। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मंगलवार का दिन भी इस तरह से उठापटक वाला रहेगा, हंगामे वाला रहेगा या फिर कुछ सहज और सार्थक चर्चा सदन में हो पाएगी। अब अंत में नजर डालते हैं भारत पाकिस्तान की उस कलह पर जिसको थमता हुआ ये देश नहीं देख पा रहा और आईसीसी की एंट्री ने इसको और भी दिलचस्प बना दिया। पाकिस्तान का कहना है कि वो भारत के साथ 15 फरवरी को होने वाला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला नहीं खेलेगा और ये तब कहा है जब खुद आईसीसी ने कहा था कि आपको भी अगर न्यूट्रल वेन्यू चाहिए भारत की तरह तो आप कोलंबो में भारत से मैच खेलिए, भारत में आकर भारत के साथ मैच नहीं खेलिए। आपको ये भी बता दें कि भारत पहले ही पाकिस्तान जाकर मैच नहीं खेलता है, लेकिन दुबई का मैदान सुनिश्चित किया गया था। आर प्रेमदासा वो स्टेडियम था जहां पर भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना था, लेकिन पाकिस्तान बीच में एंट्री मारता है और कहता है कि हमें मुकाबला खेलना ही नहीं है। इसके बाद क्या कुछ आईसीसी ले सकता है एक्शन, आईसीसी के दिमाग में क्या चल रहा है और पाकिस्तान ने क्यों की है बड़ी गलती, इस पर हमने बात की हमारे खास मेहमान से। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं हसीब हसन, वो क्या कुछ बता रहे हैं जरा सुनिए। हसीब जी, आपसे सवाल मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण, आखिर एक्शन के तौर पर अगर हम देखें कि वो कौन से 3 एक्शन हो सकते हैं आईसीसी जो पाकिस्तान के खिलाफ, पीसीबी के खिलाफ ले सकती है अगर उन्होंने मूड नहीं बदला, और दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान यू टर्न लेगा? दोनों के जवाब। सबसे पहली चीज, ये जो एक मुद्दा खड़ा हुआ है उसके मुताबिक ये हो रहा है कि 15 तारीख को तो पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, लेकिन अगर सेमीफाइनल या फाइनल में भिड़न होती है तो फिर क्या पाकिस्तान खेलेगा? इसका जवाब है पाकिस्तान खेलेगा।
क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेरे तक खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक यही है कि 15 फरवरी वाले मैच का बाइकाट है। आगे अगर पाकिस्तान भारत किसी नॉकआउट मुकाबले में भिड़ते हैं तो वो खेलेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर तरफ ये डिबेट चल रही है, हर तरफ, और मैंने ये बात क्लियर कर दी। अब आपके सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि आईसीसी कौन से 3 बड़े एक्शन लेगा। एक्शन नहीं, एक्शन वो पीएसएल आईपीएल का एक्शन है, इसलिए इस बात पे वही चढ़ा हुआ है। तो एक्शन की बात करें आईसीसी की, तो पहला एक्शन ये होगा कि पाकिस्तान को फ्यूचर आईसीसी इवेंट से बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान भारत के मैच के बगैर जो है वो खत्म नहीं रहा। तो अब अगर पाकिस्तान इस साल भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता तो फिर अगली बार जो आईसीसी इवेंट होगा उसमें से पाकिस्तान को बैन कर दिया जाएगा। दूसरे जो हैवी सैंक्शंस पाकिस्तान पर लगेंगे वो ये लगेंगे कि पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपीस में 1066 अरब रुपए लेता है सालाना आईसीसी से, वो पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे और वो पैसे जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को दिए जाएंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है तकरीबन 700 करोड़ का। तो कहीं नहीं कहीं जगह से तो वो पूरा करना ही है। तो फिर जियो हॉटस्टार को पाकिस्तान के सालाना रेवेन्यू काट कर वो पैसे वहां से दिए जाएंगे। ये तो दूसरी बड़ी बात। तीसरा जो बड़ा पाकिस्तान पे एक्शन किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाएगा। आइसोलेट इस तरह कर दिया जाएगा कि बड़ी टीमें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। भारत तो ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ बायलैटरल्स नहीं खेल रहा, तो वो एक इशू होगा। ये 3 बड़े क्या कहते हैं मसले होंगे। यू टर्न की जहां तक बात है ना, यू टर्न का मसला पाकिस्तान को इस वक्त तक अगर आप देखें ना एज अ न्यूट्रल फैन, तो मुझे भी पर्सनली लगता है कि मैचेस होने चाहिए। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये बात करता हूं कि खेल को जो है वो सियासत से दूर रखा जाए, मैचेस होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए दिक्कत ये है कि अगर वो यहां से मुकर जाते हैं इस स्टेज से, तो फिर थूक कर चाटना। पहले मैंने चर्चा की उस चीज से, पाकिस्तान में भी लोग मीम्स बनाएंगे, भारत पर तनकीद होगी, इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया भर में जो है विश्व भर में आपका मजाक उड़ाया जाएगा कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी है, पीसीबी पाकिस्तान सर्कस बोर्ड है। ये तो फिर आपको वहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान इस फैसले से मुझे नहीं लगता पीछे हटेगा अनटिल एंड अनलेस अगर पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिमांड मान ली जाए। पाकिस्तान एक ही सूरत में इस फैसले से पीछे हट सकता है, वो ये हो सकता है कि आईसीसी में जो अगले 48 घंटे में एक अहम बोर्ड मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ये कहा जाए कि पाकिस्तान को जो है ना वो या तो भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर कोई सीरीज खेलने को मिलेगी, या फिर पाकिस्तान को ये हो जाए कि बांग्लादेश को वापस लाया जाए। आई मीन समझ से मेरी तो बालातर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्यों रहा है। बांग्लादेश के लिए ये सब चीजें करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, एक तो सॉरी टू से पाकिस्तान से लोग सुन रहे होंगे शायद मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन ये इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं ना। ठीक है, अभी उन्होंने भारत के खिलाफ एक चीज बोली, अभी आपने कहा कि भाई हमने बीसीसीआई को घुटनों पर ला खड़ा कर दिया। अच्छी चीज है, बात में दम जरूर है कि बीसीसीआई को प्रेशर पड़ा है, आईसीसी को प्रेशर पड़ा है, इसलिए छुट्टी वाले दिन रात को वो रिप्लाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस का खतरा है। लेकिन ये इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं। मैं आपको बता दूं मुकुंद जी के ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर है ना, ये मोहसिन नकवी साहब के चेयरमैन पीसीबी है, उनके चैनल पर पहले असाइनमेंट एडिटर थे। मोहसिन नकवी साहब का एक अपना चैनल है सिटी 42, वहां पर एडिटर थे। इनकी क्वालिफिकेशन ही क्या कि आप इनको टीम के साथ लेकर आए। इन्होंने तो टीवी पर बस मैच देखे होंगे, ना ये कभी ग्राउंड में गए, ना इन्होंने कभी क्रिकेट खेली है। मोहसिन नकवी साहब खुद जो है वो इंतजामी तौर पर, मैनेजमेंट के तौर पर ठीक काम कर रहे हैं, पर क्रिकेट को तो वो भी नहीं समझते। और मैं एक चीज आपको बताता हूं, इन्होंने ऐसा किया ना, अनप्रोफेशनलिज्म के हवाले से बात कर रहा हूं, इन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में ख्वाजा नाफे को डाल दिया। ख्वाजा नाफे पाकिस्तान के प्लान में कहीं नहीं थे। अगर ख्वाजा नाफे को आपने टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखना था तो पिछले 6 महीने ना वो पाकिस्तान की शाहीन्स टीम के साथ खेले, ना पाकिस्तान की ए टीम के साथ खेले, ना इमर्जिंग एशिया कप खेले। वहां पर आप गाजी गोरी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर अचानक आप टी10 लीग में जाकर देखते हैं ख्वाजा नाफे को और उनको टीम में लेके आते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है, अनप्रोफेशनल लोग हैं। और ठीक है, अभी थोड़ी हमदर्दी इन्होंने इसलिए हासिल की क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों की जो यूथ है, जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो वो जो बयानिया बनता है ना किसी भी देश के खिलाफ, ये भारत में भी ऐसा ही होता है। आप शायद ना माने, लेकिन भारत में भी अगर आपकी गवर्नमेंट बनाती है पाकिस्तान के खिलाफ ना कोई बयानिया, तो आपके लोग गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाएंगे। सेम इन द केस पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। तो ये थी आज देश की बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और पूरे देश के लिए जरूरी है। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.